हेलो बच्चों, मैं आपकी सोशल साइंस के एजुकेटर निहारिका और आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। एक शॉर्ट में एक लेक्चर में पूरा चैप्टर फिनिश करने वाले। तो आज हम करने वाले हैं पीपल एज रिसोर्स। वेरी नाइस चैप्टर, वेरी इजी पीजी चैप्टर, बिल्कुल अच्छे से हम कंप्लीट कर लेंगे। ओके, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ओके, तो दिस इज आवर टेलीग्राम का स्कैनर है ना, टेलीग्राम चैनल का स्कैनर है। तो इसको स्कैन करो और भाई ज्वाइन करो हमारे टेलीग्राम चैनल को, ताकि आपको फटाफट डेली नोटिफिकेशंस भी मिल सके और डेली नोट्स भी मिल सके। ओके, ठीक है, तो ये है हमारे चैप्टर के कंटेंट। ओके, चैप्टर के भाई ये हमारे कंटेंट। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन भी एक रिसोर्स है भाई, है ना, ये पढ़ेंगे। उसके बाद पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन। मेन और विमेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है बेटा, मैं बता देती हूँ आपको। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती हैं, तो ओके, तो ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने से हमें पैसा मिलता है, राइट। जैसे शॉप पे हम बैठते हैं तो हम कुछ सामान बेच रहे हैं, तो वो सामान बेचने से हमें पैसा मिल रहा ना, वी आर गेटिंग व्हाट, मनी। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनको करने से हमें पैसा मिलता है उनको हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। समझ आया। तो ये पढ़ेंगे हम। फिर डिवीजन ऑफ लेबर, भाई मैन एंड वुमेन के बीच में डिवीजन ऑफ लेबर पढ़ेंगे। उसके बाद क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन पढ़ेंगे। फिर हम एजुकेशन पढ़ेंगे, उसके एडवांटेजेस या फिर जो हमने स्टेप्स लिए हैं एजुकेशन को स्प्रेड करने के लिए वो। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स, उसके नेगेटिव इफेक्ट्स। फिर सेक्टर्स और अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ेंगे। पूरा चैप्टर हम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल इज अ कलेक्शन ऑफ एक्सपर्टीज, बिहेवियर्स, social and personality characteristics including imagination reflected in the capacity to conduct work in order to produce economic benefit। देखो, बहुत टफ लिखा हुआ है, बहुत इजी पीजी वे में मैं आपको समझाती हूँ। क्या है ह्यूमन कैपिटल? ह्यूमन कैपिटल मतलब एक ह्यूमन जो कि एक कैपिटल बन चुका है। अब वो कैसे बन चुका है? वो लेबर बन के नहीं बना है। जब उस ह्यूमन ने क्या कर लिया है, जब उस ह्यूमन के पास एबिलिटीज आ गई हैं, उसके पास नॉलेज आ गई है, उसके पास क्रिएटिविटी है, ठीक है, उसके पास विजडम है, समझदारी है, उसके पास जजमेंट है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या सही होगा क्या गलत होगा, उसके पास एक्सपीरियंस है, ट्रेनिंग है, एजुकेशन है, स्किल्स है। जब एक ह्यूमन के पास ये सारी एबिलिटीज आ जाती हैं तो हम उसको कहते हैं एक ह्यूमन कैपिटल बन गया। इट इज अ ह्यूमन कैपिटल, राइट, एक रिसोर्स बन गया है। और ये सब हम कैसे भाई इसमें इन्वेस्ट करके बनाते हैं ना, हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन में, इन्वेस्ट इन ह्यूमन, ठीक है, किसी पर्सन में। भैया यहाँ पे ह्यूमन से हम पर्सन रेफर कर रहे हैं, ठीक है। तो हम इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, हम इन्वेस्ट करते हैं ह्यूमन में, एक इंसान में हम पैसा लगाते हैं, हम उसको एजुकेशन देते हैं, उसको स्किल्स उसकी डेवलप करते हैं, ट्रेनिंग होती है, तो अलग अलग चीजें होती हैं और एक ह्यूमन कैपिटल बन जाता है, राइट। ओके, तो दिस इज ह्यूमन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद भाई हम पढ़ेंगे पीपल एज रिसोर्स इज अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पॉपुलेशन। people in terms of their existing productive skills and abilities। तो people को हम resources कब मानते हैं? Like कोई एक इंसान रिसोर्स कब है? उसमें कंट्री की वर्किंग पॉपुलेशन आती है, वर्किंग पीपल आते हैं। तो कंट्री के जो भी वर्किंग लोग हैं ना, वो पीपल एक रिसोर्स है, राइट, वो एक रिसोर्स है, वो हेल्प कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, कंट्री को कहीं ना कहीं डेवलप कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको बिल्ड करने में हेल्प कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? वो
कमा रहे हैं, पैसे वो अर्न कर रहे हैं, उससे हमारी कंट्री का भी डेवलपमेंट हो रहा है। तो पीपल जो हैं, पीपल एज अ रिसोर्स मतलब होता है वो लोग जो हमारे कंट्री में वर्किंग हैं, ठीक है, वर्किंग पीपल हैं, जिनके पास प्रोडक्टिव स्किल्स हैं, एबिलिटीज हैं, ये सब, ठीक है। When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. तो जब ऑलरेडी जो हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्स क्या है, ऐसे लोग जो वर्किंग पीपल हैं, ठीक है। जब हम इन वर्किंग पीपल को फर्दर डेवलप करते हैं, उनको और पढ़ाते हैं, है ना, उनको भैया एजुकेट करते हैं, उनको हम हेल्दी बनाते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हम एक ह्यूमन कैपिटल फॉर्म कर रहे हैं। हम एक ऐसा इंसान का कैपिटल बना रहे हैं जहां पे वो विजडम भी होगा, जहां पे उसके पास एबिलिटीज भी होंगी, स्किल्स भी होंगी, एजुकेशन भी होगी, नॉलेज भी होगी, एक्सपीरियंस भी होगा, सब कुछ होगा, राइट। और ये क्या करेगा, हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा, है ना, विल इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी, ठीक है, हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगा। ओके, मतलब जितने ज्यादा स्किल्ड लोग होंगे भाई, जितना ज्यादा ह्यूमन कैपिटल होगा, उसका सही से अगर यूज किया जाए तो हमारी कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी ना, उसका क्या होगा भैया, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल थ्रू, अब हम कैसे इन्वेस्ट करते हैं भाई, ऐसा तो नहीं कि चलो मैंने तुम्हें पैसा दे दिया वो हो गया इन्वेस्टमेंट, नहीं। तो ह्यूमन कैपिटल में हम इन्वेस्ट क्या करते हैं, क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। तो क्या है इन्वेस्टमेंट, उसकी पढ़ाई में पैसा लगाना, उसकी ट्रेनिंग में पैसा लगाना, उसकी मेडिकल केयर के लिए इन्वेस्ट करना। सो द अमाउंट, द मनी we are investing in the education of a human, in the medical care of a human, है ना, in the training, in the skill development of a human, that is known as what, that is known as investment in human capital, ठीक है। इसकी वजह से भाई इसमें जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी एजुकेशन अच्छी होगी तो उसको ज्यादा अच्छी जॉब मिलेगी, ज्यादा अच्छे से काम कर पाएगा वो, ठीक है, मेडिकल अच्छी, उसकी हेल्थ अच्छी होगी तो वो ज्यादा प्रोडक्टिव रह पाएगा, है ना, जल्दी थकेगा नहीं, है ना, उसको लीव्स नहीं लेनी पड़ेंगी, उसकी स्किल्स अच्छी होंगी तो वो ज्यादा क्रिएटिवली काम कर पाएगा। तो इसकी वजह से उसको क्या होगा, उसको फिजिकल, उसका खुद का पैसा उसको ज्यादा मिलेगा, उसको अच्छी अर्निंग होगी और अल्टीमेटली हम अपनी कंट्री की भी डेवलपमेंट कर पाएंगे, राइट। ओके, तो ह्यूमन कैपिटल इज द one way superior to other resources like land and physical capital, because human resource can make use of land and capital। तो हम ह्यूमन कैपिटल को भाई लैंड और जो फिजिकल कैपिटल है उससे भी ज्यादा ऊंचे का तबका देते हैं, उससे ज्यादा ऊंचा रखते हैं। क्यों? क्योंकि अगर ह्यूमन कैपिटल है तो वो तभी आप लैंड और कैपिटल का प्रॉपर यूज कर सकते हो। उसका मतलब क्या है, अगर आपके पास विजडम है, अगर आपके पास स्किल्स हैं, अगर आपके पास ट्रेनिंग है, यू आर केपेबल, देन यू आर देन ओनली केपेबल कि आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को बहुत समझदारी से करोगे। आपको उस लैंड का कैसे यूज करना है आप उसको सही तरीके से कर पाओगे, राइट। तो ह्यूमन कैपिटल को ये फिजिकल कैपिटल से भी ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। लैंड एंड कैपिटल कैन नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन, मतलब हम लैंड और जो हमारा पैसा है, ठीक है, जो लैंड और पैसा है उसको हम अपने आप वो यूजफुल नहीं हो सकते जब तक ह्यूमन कैपिटल नहीं रहेगा, जब तक कोई एक ऐसा एजुकेटेड, एक वेल स्किल्ड ह्यूमन नहीं रहेगा, तब तक उसको उस लैंड को, उस पैसे को यूज कैसे करेगा कोई भाई। सो यू हैव टू हैव human capital, right? For many decades in India, a large population has been considered a liability rather than a asset. तो इंडिया में decades से भाई एक बहुत बड़ा पॉपुलेशन जो है वो सिर्फ एक लायबिलिटी बन के रह गया है देन एन असेट। ओके, अ लार्ज पॉपुलेशन कैन बी टर्न इनटू अ प्रोडक्टिव असेट बाय, मतलब वो कोई प्रोडक्टिव नहीं है यहाँ पे, मतलब एक सिर्फ जिम्मेदारी, एक मतलब सिर्फ प्रोडक्टिविटी नहीं है। बहुत ज्यादा बड़ा पॉपुलेशन है जो कोई ऐसी प्रोडक्टिविटी नहीं, बहुत कम लोग प्रोडक्टिव हैं, ठीक है। तो एक बड़े से पॉपुलेशन को हम प्रोडक्टिव असेट बना सकते हैं कैसे, अगर हम ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्ट करें, अगर हम उसके एजुकेशन पे स्पेंड करें, उसकी हेल्थ पे स्पेंड करें, उसकी स्किल्स के लिए स्पेंड करें, तो हम क्या एक बड़े से पॉपुलेशन को प्रोडक्टिव एसेट बना सकते हैं,
ठीक है। एजुकेटेड पेरेंट्स इन्वेस्ट इन द एजुकेशन ऑफ द चिल्ड्रन। अब हम देखते हैं भाई जो बहुत पढ़े लिखे पेरेंट्स होते हैं ना, वो ज्यादातर अपने इन्वेस्ट करते हैं अपने चिल्ड्रन में, बिकॉज दे नो कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे तो उनकी जिंदगी सुधर जाएगी, आगे जाके अच्छी जॉब मिल जाएगी, ठीक है। वो भाई उनको ये भी पता होता है कि हमको अच्छे से उन्हें खाना खिलाना है, उनकी भैया हाइजीन अच्छी होनी चाहिए, राइट, क्योंकि वो हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एज अ रिजल्ट इन्वेस्टमेंट इन चिल्ड्रन इज अ वर्चुअस साइकिल इज क्रिएटेड। और एक कहते हैं ना, एक वर्चुअस एक साइकिल क्रिएट हो जाती है कि हम चिल्ड्रन में जो है ना एक इन्वेस्ट करते ही हैं, उसकी एजुकेशन में भी करेंगे, फिर उसकी हेल्थ में भी करेंगे। तो क्यों पेरेंट्स सोचते हैं कि यार इफ द चाइल्ड विल बी न्यूट्रिशियस, वो हेल्दी रहेगा, उसको एजुकेशन अच्छी मिलेगी तो उसका फ्यूचर भी अच्छा रहेगा, राइट। A vicious cycle may be created by disadvantaged parent who themselves, मतलब अगर कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं भाई जो खुद नहीं पढ़े लिखे हैं ज्यादा, ठीक है, तो एक ऐसी साइकिल भी क्रिएट हो जाती है कि भाई वो खुद पढ़े लिखे नहीं है और इसलिए वो अपने बच्चों को भी उतना, मतलब क्या करेगा पढ़ के या क्या, उतना वो एनकरेज नहीं करते और उसकी एजुकेशन पे उतना पैसा नहीं लगाते हैं, ठीक है। अब भाई मेन और विमेन के हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। तो 3 सेक्टर्स में बेसिकली हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड होती हैं। वो 3 सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर एंड सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। तो प्राइमरी सेक्टर हो गई, ये हो गया हमारा सेकेंडरी, okay, then we have tertiary. Okay, तो 3 सेक्टर्स में हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी या इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिवाइडेड होती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर में मोस्टली आते हैं भैया एग्रीकल्चर हो गया, डेयरी हो गया, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, जो हम कहते हैं ना खेती वगैरह जो करती है, प्राइमरी है, ठीक है। सेकेंडरी में भैया इंडस्ट्रीज वगैरह आ जाती है, वहां पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होता है। और टर्शियरी में आ जाते हैं सर्विस सेक्टर्स वाले लोग, जैसे डॉक्टर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे हो गया प्रोड्यूसिंग वाला, मतलब ये रॉ मटेरियल्स वगैरह प्रोड्यूस करता है, ठीक है। वो रॉ मटेरियल जाता है सेकेंडरी में, यहाँ पे फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस होते हैं। फिर आते हैं टर्शियरी में जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो भाई प्राइमरी सेक्टर क्या है, इसमें आएगा भैया हमारा क्या क्या, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, एनिमल हस्बेंड्री, यहां से हम रॉ मटेरियल्स ऑब्टेन करते हैं, है ना, ऑब्टेन रॉ मटेरियल्स फ्रॉम हियर, राइट, ओके, ठीक है। उसके बाद भी आता है सेकेंडरी सेक्टर। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो गए, कंस्ट्रक्शन, ये सब भाई क्या करते हैं, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं, फिनिश्ड गुड्स प्रोड्यूस करते हैं ये, ठीक है, ओके। तो भाई जो भी हमने रॉ मटेरियल वगैरह यूज किया है ये जाता है सेकेंडरी सेक्टर में, ये यूज करते हैं और उस रॉ मटेरियल को यूज करके ये फिनिश, जैसे आटा है फॉर एग्जांपल, यहाँ पे आटा है, ठीक है, आटा है, दैट इज व्हाट, व्हीट फ्लावर, ठीक है। तो भाई व्हीट फ्लावर जो आटा है वो हमें काय से मिल रहा है भैया, गेहूं से मिल रहा है, जो कि हम खेती से एग्रीकल्चर करके प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। अब ये आटा जो इंडस्ट्रीज है, जो मान लो किस किस चीज के लिए यूज हो रहा है, यहाँ पे भाई बिस्किट्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। उसके बाद कुकीज हो गए, कुकीज बिस्किट सेम ही हो गए, है ना। तो डिफरेंट चीजें इस आटे से बन रही है ना, केक्स हो गए, राइट, केक हो गया, ठीक है। तो ये सब क्या हो रहा है भैया, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्टर में आके फिनिश्ड गुड मिल रहा है हमको, ठीक है। मान लो यहाँ पे ग्राउंडनट है, तो यहाँ पे खेती से भैया हमको मूंगफली मिली, यहाँ पे हमें ग्राउंडनट ऑयल मिल गया, ठीक है। तो फिनिश्ड गुड्स मिल रहे हैं हमको। टर्शियरी सेक्टर में भाई ट्रेड हो गया, बिजनेस करना, ट्रांसपोर्ट करना, कम्युनिकेशन आ गया, बैंकिंग हो गई, एजुकेशन, स्कूल, हेल्थ, टूरिज्म सर्विसेज, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारे सर्विसेज वाली चीजें जो आती है हमारी टर्शियरी सेक्टर में आती हैं, राइट, ओके। तो भाई अब हम देखेंगे डिफाइनिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ओके। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो कॉल्ड मार्केट एक्टिविटीज। मैंने बताया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज हैं जिनको करके हमें इनकम मिलती है, जिनको करके हमें पैसा मिलता है और उनको हम
मार्केट एक्टिविटीज भी कहते हैं, ठीक है। तो भाई मार्केट एक्टिविटीज बहुत सारी होती है, इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स द एक्टिविटी, मतलब आप जब भी एक्टिविटी करोगे या कोई भी काम करोगे तो उससे आपको पे मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा, आपको पैसा मिलेगा, यू विल गेट पैसा, यू विल गेट इनकम, ओके। तो मार्केट एक्टिविटी जब आप करोगे तो आपको पैसा मिलेगा, इनकम मिलेगी, ठीक है। इसमें आ जाएगी भाई हमारी गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करना, गवर्नमेंट सर्विस वगैरह भी इसमें ही आएंगी, ठीक है। नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या है? This is production for self-consumption. These can be consumption and processing of primary products and own account production of fixed assets. मतलब ऐसी एक्टिविटीज जो करते हो आप खुद के सेल्फ कंजप्शन के लिए, ठीक है। जैसे कोई फार्मर है, वो खेती अगर करके वो सिर्फ खुद का ही पालन कर रहा है तो उसको कोई इनकम तो नहीं मिल रही, वो सिर्फ खुद का खर्चा चला रहा है, तो सिर्फ खुद के खर्चे के लिए जो आप काम कर रहे हो और जिसको आपको करके आपको पैसा नहीं मिल रहा, दैट इज नॉन मार्केट एक्टिविटीज, राइट, ओके। अब भाई हम बात करेंगे डिविजन ऑफ लेबर बिटवीन मेन एंड women, okay. Due to historical and cultural reasons, there is a division of labor between men and women in the family. हम अगर हमारे कल्चर में भी देखें ना तो बहुत टाइम से यही मानता है कि विमेन वीक है मेन से, विमेन को घर का काम करना चाहिए, मेन को बाहर का काम करना चाहिए। तो कल्चरली भी हम डिवीजन ऑफ लेबर देखते हैं कि विमेन के लिए यही काम बंधा हुआ है और मेन के लिए यही काम बंधा हुआ है। तो विमेन जो है जनरली वो भैया डोमेस्टिक वर्क के लिए देखा जाता है उनको, और मेन को बोला जाता है कि आप फील्ड में काम करो, ठीक है। तो जो घर का काम करेगी, जो डोमेस्टिक वर्क करेगी वो विमेन करेगी, और मेन जो है वो फील्ड में काम करेंगे। विमेन जो घर में काम करती हैं भैया उनको पैसा तो मिलता नहीं है ना, खाना बना रही वो घर में, खुद के घर में कपड़े धो रही, बर्तन धो रही, तो उनको उसका पे नहीं मिलता, उनको उसका पैसा नहीं मिलता है। और मेन जब बाहर काम कर रहे हैं तो उनको उसका पैसा मिलता है, वो वेजेस उनको वहां पे मिलते हैं, ठीक है। और विमेन को कब मिलता है? जब वो बाहर जाके काम करेगी, ठीक है। लेबर मार्केट में जब एंटर करेगी, जब वो बाहर जाके काम करेगी, तब ही विमेन को वेज मिलेगा। खुद के घर का काम करने के लिए उसको वेज नहीं मिलता है। द अर्निंग्स ऑफ विमेन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल एंड एजुकेशन। स्किल और एजुकेशन के बेसिस पे भैया उसको पैसा दिया जाएगा, ठीक है। एजुकेशन एंड स्किल, देखो एजुकेशन अगर आपकी अच्छी होगी, ज्यादा आपको स्किल्स आते होंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, कम आते होंगे तो आपको कम पैसा मिलेगा। इसलिए ये डिटरमिनेंट्स है, मतलब ये डिटरमाइन करेंगी कि आपकी मार्केट में एजुकेशन और स्किल्स डिटरमिनेंट्स है, ये डिटरमाइन करेंगी कि आपको मार्केट में आपके काम के लिए कितना पैसा मिलेगा। Women have very less education and lower skill formation and are paid lower compared to men. अगर हम ब्रॉडली देखें तो विमेन जो हैं उनको उतना ज्यादा, इनके आज के टाइम पे तो भाई लिटरेसी रेट भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो गांव वाले सेक्शन में अगर हम जाएं, लोअर सेक्शन में अगर हम जाएं, तो आज भी हमें कई जगह देखने को मिलता है जो विमेन हैं उनके पास इतनी स्किल्स नहीं होती, इतनी अच्छी एजुकेशन नहीं होती, क्योंकि भाई उनको पढ़ाया ही नहीं जाता है। उनको बोला जाता है कि तुम 18 की हो जाओगी, 21 की हो जाओगी, तुम्हारी शादी कर दी जाएगी, यू डोंट नीड टू स्टडी, तुम्हें पढ़ के करना ही क्या है ना। तो ये जो है ना एक थॉट प्रोसेस लोगों की है। तो विमेन जो है उसको स्किल्स कम है, उसके पास एजुकेशन कम है, इस जिसकी वजह से उसको क्या कम लोअर वेजेस मिलते हैं मेन के कंपैरिजन में। मेन को ज्यादा मिलते हैं और विमेन को कम वेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा भाई डिवीजन ऑफ लेबर है ना, उन यहाँ पे क्या डिवीजन देख रहे हैं हम मेन और विमेन के बीच में कि मेन को ज्यादा मिल रहा है पैसा और विमेन को कम मिल रहा है, ठीक है। लेबर डिवाइडेड है। फिर आता है भाई क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। देखो पॉपुलेशन तो है भैया, पर पॉपुलेशन की क्वालिटी भी अच्छी चाहिए। ऐसा नहीं एकदम भाई अनपढ़ पॉपुलेशन हो तो फिर देश का भला हो जाएगा, नहीं। यू हैव टू हैव लिटरेट पॉपुलेशन, यू हैव टू हैव प्रोडक्टिव पॉपुलेशन, यू हैव टू हैव गुड क्वालिटी स्किल्ड पॉपुलेशन, तभी आपके नेशन का डेवलपमेंट इज पॉसिबल ऑन अ फास्ट पेस। ओके, द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड्स अपॉन द लिटरेसी रेट। तो भाई दीज आर द फैक्टर्स जिनके ऊपर डिपेंड करती है क्या, पॉपुलेशन की क्वालिटी। तो लिटरेसी रेट, हेल्थ और स्किल फॉर्मेशन, ये फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है आपकी पॉपुलेशन की क्वालिटी। लिटरेसी अच्छी होगी, पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है, ठीक है। भाई लिटरेट होगा, विजडम होगा, उसके पास सोचने समझने की शक्ति ज्यादा होगी, अच्छे से कितना वेल
थिंक वाला जो चीज होती है ना, अच्छे सोच समझ के वो डिसीजन ले पाएगा, राइट। तो हेल्थ अच्छी होगी तो भाई ज्यादा प्रोडक्टिव हो पाएगा, छुट्टियां नहीं लेनी पड़ेंगी, बीमार कम होगा, ठीक है। उसके बाद स्किल अच्छा होगा तो उसको पे अच्छा मिलेगा, बहुत क्रिएटिव काम कर सकता है वो, ठीक है। तो हेल्थ जो है भैया, हेल्थ जो है पर्सन की, उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बताता है कि भाई उस कंट्री में अगर एक इंसान पैदा हुआ तो उसकी हेल्थ पे कैसी क्या उसको फैसिलिटीज मिलेंगी, तो वो कितना लंबा जिएगा, ठीक है, ये दिखाता है। तो हेल्थ भी इज इंपॉर्टेंट। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड्स द ग्रोथ रेट ऑफ अ कंट्री। एकदम मैंने बताया ना, अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी है तो हमारे कंट्री की जो ग्रोथ है वो बहुत अच्छी होगी। अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी लिटरेसी अच्छी नहीं है, स्किल्स अच्छे नहीं है, हेल्थ अच्छी नहीं है, तो ग्रोथ भी कम होगी ना, राइट, एकदम डिक्लाइन होती जाएगी, राइट। इलिटरेट एंड अनहेल्दी पॉपुलेशन आर अ लायबिलिटी फॉर अ कंट्री। मतलब सिर्फ एक लायबिलिटी, एसेट नहीं है, कुछ प्रोडक्टिव नहीं कर रहे हैं। इलिटरेट और जो अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो कुछ नहीं, सिर्फ कंट्री में बस पड़े हुए हैं, रह रहे हैं, वो कुछ कर नहीं रहे, कंट्री को अच्छा बनाने के लिए कुछ कहते ना, अपना भागीदारी वो नहीं दिखा पा रहे हैं। ओके, अब भाई एजुकेशन का जो रोल है, देखो ये तो सब जानते हैं कि एजुकेशन बहुत जरूरी है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एडवांटेजेस क्या है, व्हाट आर द एडवांटेजेस? तो एजुकेशन की वजह से हमारी सोसाइटी की ग्रोथ होती है। अब कैसे होती है? हम एक सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हम जब पढ़ते हैं ना, तो हमारे पढ़ने से, हमारी पढ़ाई से, जब हम अलग अलग चीज़ें, अलग अलग सोसाइटीज़ के बारे में पढ़ते हैं, हमारा दिमाग ब्रॉड होता है, राइट। हमारी जो सोचने की शक्ति होती है, जो हमारा पर्सपेक्टिव होता है, वो चेंज होता है, और वो हमारे कितना हमें समझ आती है कि सोसाइटी में चीज़ें अच्छी कौन सी हैं और ईविल कौन सी हैं, राइट। तो अगर क्या होगा, अगर एजुकेशन अच्छी होगी, तो एजुकेशन की वजह से क्या होगा, हमारी सोसाइटी की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है। कंट्रीब्यूट करता है हमारी सोसाइटी की ग्रोथ में, इट एनहांसेस द नेशनल इनकम। एजुकेशन अच्छी होगी, नौकरी ज्यादा अच्छी मिल पाएंगी, पे अच्छा मिलेगा, नेशनल इनकम बढ़ेगा, ठीक है। हमारा कल्चर भी अच्छा होगा, है ना, हम अच्छी अच्छी चीजें अपने कल्चर, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी चीजें सिखाएंगे, उनको एजुकेशन देंगे, कल्चर रिच होगा, ठीक है। हमारी गवर्नेंस अच्छी होगी, लोग ज्यादा जॉब ले पाएंगे, उनको ज्यादा अच्छी इनकम मिल पाएगी, ठीक है। लिटरेसी रेट्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम, अब ये डाटा है भाई 1951 से 2001 में अगर हम देखें तो 18% से 65% पहुंचा लिटरेसी रेट, एंड इट इज अ वेरी गुड थिंग, वेरी गुड थिंग, है ना, अच्छी चीज है भैया, लिटरेसी जो है बड़ी है हमारी। ओके, literacy among male is nearly 50% higher than females and is about 50% higher in urban areas compared to rural areas. तो यहाँ पे हम अपनी इंडिया में देखें तो हमारे यहाँ पे मेल्स की लिटरेसी ज्यादा है, लाइक लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना प्रेफर नहीं करते। मैंने भी बताया ना, रूरल एरिया में तो इवन बहुत बिल्कुल ही पढ़ाना प्रेफर नहीं करते, थोड़ा बहुत ही पढ़ाते हैं, और थोड़ा बहुत वो भी बहुत रेयर केसेस में पढ़ा देते हैं। अब तो फिर भी एजुकेशन काफ़ी अच्छी हो गई, पहले तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ाते थे, तो या तो पढ़ाने भेजते हैं तो कुछ साल में उनका एडमिशन कटवा देते हैं, मतलब नाम कटवा देते हैं स्कूल से। तो विमेन को उतना ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, उनको लिटरेट नहीं कराया जाता है, क्योंकि उसको दूसरे घर जाना है, ये ऐसी मान्यता होती है, राइट। तो मेल जो है उनकी लिटरेसी ज़्यादा है विमेन से, ठीक है। ओके, तो भैया हमारे एडवांटेज क्या है? तो एडवांटेज ये है कि हमारी सोसाइटी की ग्रोथ अच्छी होगी, ठीक है, नेशनल इनकम बढ़ेगी, कल्चर रिचनेस अच्छी होगी, ठीक है, गवर्नेंस अच्छी होगी, जॉब ज्यादा मिलेंगी, इंक्रीज, ये हमारा भैया उसका फैक्ट है। और हमारे यहाँ पे मेल्स की लिटरेसी जो है वो ज्यादा है फीमेल से, ठीक है। अब हम क्या क्या स्टेप्स लिए हैं जिससे हम एजुकेशन स्प्रेड कर पा रहे हैं? तो सबसे पहला है सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान एक स्टेप है जिससे हम एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। 6 से जो 14 साल के एज ग्रुप में जो चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है, 2010 से ये चालू हुआ था सर्व शिक्षा अभियान, कि 6 साल से 14 साल के बच्चों तक, 6 to 14 ईयर्स के जो भी एज ग्रुप में जो भी बच्चे आते हैं, उनको बहुत मैंडेटरी है कि वो एलिमेंट्री एजुकेशन लेंगे ही लेंगे, राइट। क्योंकि भाई हम पहले देखते थे ना कि बच्चे जो है चाइल्ड लेबर करने लगते हैं, है ना, दुकानों पे काम करने लगते हैं, ये वो। तो इट इज इंपॉर्टेंट कि वो 6 से 14 साल तक एलिमेंट्री एजुकेशन ले, ठीक है। मिड डे मील स्कीम हैज बीन इम्प्लीमेंटेड। भैया मिड डे मील स्कीम जो है वो लगाई गई है स्कूल्स में, ताकि बच्चे जो हैं
वो एनकरेज हो, वो स्कूल आए, चिल्ड्रन जो है स्कूल में बैठे और मतलब कि लगता है ना बच्चों को कि हाँ आज तो ये खाने मिलेगा, वो खाने मिलेगा, तो ये मील्स जो हैं वो इंक्लूड की गई हैं ताकि बच्चे स्कूल आए, अटेंडेंस रेशियो बढ़े, उनका न्यूट्रिशन अच्छा, उनकी हेल्थ पे भी ध्यान दिया जा सके। ठीक है, तो मिड डे मील स्कीम स्टार्ट की गई है, बहुत अच्छे अच्छे ये कहते हैं ना इनिशिएटिव लिए गए हैं। द 10th प्लान एम टू इंक्रीज द एनरोलमेंट इन हायर एजुकेशन ऑफ 18 to 23 ईयर्स एज ग्रुप। जो 10th प्लान बना था उसमें क्या एम था? उसमें एम था कि जो हायर एजुकेशन के लिए जो एनरोलमेंट है, वो एडमिशन है, वो बढ़े, है ना, उस पर फोकस किया जाए। तो 18 से 23 ईयर्स के एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनका एनरोलमेंट ज्यादा से ज्यादा हो। 10th प्लान ऑल्सो फोकसेस ऑन डिस्टेंस एजुकेशन। 10th प्लान में भैया डिस्टेंस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट भी लाया गया, जिसमें से एंड कन्वर्जेंस ऑफ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल, डिस्टेंस एंड आईटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। डिस्टेंस एजुकेशन क्या होता है कि आप एग्जाम देने जा सकते हो, कहते हैं ना डिस्टेंस लर्निंग कर सकते हो, कि भले आपको कॉलेज ना जाना पड़े, एग्जाम दे के आ जाओ आप। तो ये चीजें भी लाई गई कि लोग जो है साक्षर बने, लिटरेट हो। ठीक है, अब देखेंगे भाई रोल ऑफ हेल्थ। हेल्थ का रोल, भाई अभी हमने देखा रोल ऑफ एजुकेशन, नाउ वी आर गोना सी रोल ऑफ हेल्थ। द हेल्थ ऑफ अ पर्सन helps him to realize his potential and the ability to fight illness। किसी भी पर्सन की जो हेल्थ है वो डिटरमाइन करती है कि उसकी पोटेंशियलिटी कितनी होगी, कितना उसमें पोटेंशियल है, कितनी उसकी ताकत है कि वो कितना काम कर सके और कितनी वो बीमारियों से जो है लड़ सकता है, राइट। तो एन अनहेल्दी पर्सन, अगर एक पर्सन हेल्दी नहीं है, वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए भैया लायबिलिटी रहता है। अगर भैया कोई पर्सन हेल्दी नहीं है, वो दिन पे दिन छुट्टी लेगा, ऑफिस नहीं आएगा, काम नहीं करेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो सिर्फ एक लायबिलिटी, उससे कुछ प्रोडक्टिविटी तो मिल नहीं रही है, राइट। तो भैया ऐसा होता है, हेल्थ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द प्रोडक्टिविटी। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर अपने लोगों को एसेट बनाना है, सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट अ पर्सन टू बी हेल्दी। ठीक है, नेशनल हेल्थ पॉलिसी टू एम्स एट इंप्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी। जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई है, और इसका एम है कि भाई हर इंसान को जो है हेल्थ केयर मिल सके। ठीक है, हर इंसान को, हर फैमिली को, है ना, हेल्थ केयर मिल सके, न्यूट्रिशनल सर्विसेज वगैरह मिल सके, है ना। जो वीकर और मतलब स्पेशली देखो यार, रिच और जो मिडिल क्लास वाले लोग तो फिर भी वो काइंड ऑफ अफोर्ड कर लेते हैं, रिच वाले तो कर ही लेते हैं, मिडिल क्लास भी थोड़े, कभी जो एकदम लोअर मिडिल क्लास है वो नहीं कर पाते अफोर्ड। तो स्पेशली ये जो अंडर प्रिविलेज, मतलब जिन लोगों को भैया, जिन पे ध्यान नहीं दिया जाता, जिनको ऐसे ही माना जाता है, जो बहुत एकदम पिछड़े हुए सेक्शंस है सोसाइटी के, जो वीकर सेक्शंस हैं, है ना, जो पुअर लोग हैं, जो भी वीकर सेक्शंस है सोसाइटी के, अंडर प्रिविलेज सेक्शंस है सोसाइटी के, उनको हेल्थ की फैसिलिटीज मिल सके, उनको न्यूट्रिशनल सर्विस, मतलब न्यूट्रिशन अच्छा हो सके उनका, है ना, ये सारी चीजें अच्छी मिल सके उनको, और इसलिए नेशनल हेल्थ पॉलिसी लाई गई है ताकि ये सब उनको प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, अब भाई बहुत बड़ा राक्षस आया है भाई, राक्षस, इट इज अ राक्षस यार, फॉर एनी कंट्री की डेवलपमेंट का हिंड्रेंस है दिस अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो किसी भी कंट्री का बहुत बड़ा क्या है, हिंड्रेंस है। ठीक है, इट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट द गोइंग वेजेस कैन नॉट फाइंड जॉब्स। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अनएम्प्लॉयमेंट एक वो स्टेट है या एक वो सिचुएशन है जहां पे लोग काम करना चाहते हैं पर लोगों को काम मिल नहीं रहा है, दे आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स, राइट। तो अब इसमें हम दो टाइप का देखेंगे भाई, एक होता है सीजनल एम्प्लॉयमेंट, एक होता है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो पहला भैया है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मतलब ऐसा है कि सिर्फ सीजन के टाइम पे रहता है। ठीक है, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट हैपेंस व्हेन पीपल आर नॉट एबल टू फाइंड जॉब्स ड्यूरिंग सम मंथ्स ऑफ द ईयर। मतलब मान लो खेती का टाइम है, कुछ टाइम पे जब कटाई वाला सीजन चलता है उस टाइम पे तो लेबर मिलती है भैया, उनको लेबर को काम मिलता है, बट कुछ टाइम ऐसा हो जाता है कि भाई कुछ है ही नहीं है तो क्या काम देंगे उनको। तो कुछ टाइम, ईयर के कुछ मंथ में आपको काम मिलता है और कुछ में नहीं मिलता, उसको हम कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में लोग जो हैं लगते तो हैं कि एम्प्लॉयड हैं,
पर वो अपना उनका पोटेंशियल पूरा यूज नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल एक खेत है, ठीक है, उस खेत में एक फार्म में 8 लोग काम कर रहे हैं, पर एक्चुअली उस फार्म में सिर्फ 5 लोगों की जरूरत है, ठीक है, पर वो जो बचे 3 लोग हैं ना, वो तो एक्स्ट्रा है ना, तो वो जो 3 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड कहलाएंगे, कि उनका वहां पे प्रॉपर यूज नहीं हो पा रहा, उनका पोटेंशियल जो है वो प्रॉपरली वहां पे यूज नहीं हो पा रहा है, तो उनको हम कहेंगे भैया ये डिस्गाइज्डली अनएम्प्लॉयड है। तो दिस इज डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर आता है भैया एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में भैया सबसे पहले ये सबसे ज्यादा फेमस है अर्बन एरियाज में, ठीक है, जहां पे लोग एजुकेटेड होते हैं, ठीक है, उनके एजुकेटेड होने के बावजूद भी उन्हें अनएम्प्लॉयमेंट मिलती है ना, मतलब उनको जॉब नहीं मिलती, ठीक है, वो अनएम्प्लॉयड रहते हैं। तो ये जो हम अर्बन एरियाज में बड़ी बड़ी सिटीज में देखें बहुत कॉमन फीचर है, लोगों को इजिली जॉब नहीं मिलती है, राइट। द unemployment of graduates and postgraduates has increased faster than among matriculates, ठीक है, मतलब आजकल अगर हम देखें तो मतलब 12th पास लोगों को तो फिर भी काम थोड़ा बहुत इधर उधर का मिल जाता, ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट आजकल ज्यादा अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, उनको काम नहीं मिल रहा, तो ये वाली जो है सिचुएशन आ चुकी है, राइट, ठीक है। तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट के नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर द नेगेटिव इफेक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स ऑफ द अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला भैया वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स, हमारे पास इतनी ज्यादा यूथ है, हमारे पास इतना ज्यादा मैन पावर है, इतने सारे लोग हैं हमारे पास काम करने के लिए, बट काम ही नहीं है, दे डोंट हैव जॉब्स, तो वेस्ट हो रहा है, राइट, ये मैन पावर जो है ये वेस्ट हो रहा है, ठीक है, ओके। पीपल, लोग जो एसेट बन सकते हैं, जो प्रोडक्टिव हो सकते हैं कंट्री के लिए, वो सिर्फ लायबिलिटी बन के रह गए हैं, ठीक है। एक फीलिंग है हेल्पलेसनेस की और डिस्पेयर अमंग यूथ, मतलब यूथ जो है ना एकदम हेल्पलेस फील हो रहा है, मतलब उसको समझ नहीं आ रहा वो करे क्या, राइट, ऐसी चीज हो रही है, ठीक है। पीपल डू नॉट हैव इनफ मनी टू सपोर्ट देयर फैमिली, लोगों के पास इनफ पैसा नहीं है कि वो अपनी फैमिली को चला सके, फैमिली को पाल सके, ठीक है। द डिपेंडेंस ऑफ अनएम्प्लॉयड ऑन द वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज। अब देखो क्या होता है इसमें, जैसे एक घर है, एक घर में मान लो 4 लोग हैं और चारों लोग काबिल हैं कि वो काम कर सकते हैं, पर सिर्फ एक आदमी काम कर रहा है, तो 3 जो अनएम्प्लॉयड हैं वो टोटली डिपेंडेंट है एक इंसान पे जो कि एम्प्लॉयड है। तो ये जो डिपेंडेंसी है ना अनएम्प्लॉयड की एक एम्प्लॉयड पर्सन पे, ये बढ़ती जा रही है, ये हम घर घर हमें ये देखने को मिल रहा है। द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल एज वेल एज द सोसाइटी इज नेगेटिवली अफेक्टेड। भाई जब जॉब नहीं होगी, पैसा नहीं होगा, आपको रहने के लिए सही जगह नहीं होगी, खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होगा, तो लाइफ की क्वालिटी जो है कम हो रही है, नेगेटिवली अफेक्ट हो रही है, ठीक है। In conditions of bare subsistence, there is a general decline in health status and increased dropouts from school. भाई जब किसी के पास इतना भी पैसा नहीं बच रहा है कि वो अपना गुजारा कर सके, तो उसकी वजह से खाना सही से नहीं खा पा रहा, सही जगह रह नहीं पा रहा, उसकी हेल्थ अफेक्ट हो रही है। और हम देखते हैं जो पेरेंट्स हैं दे डोंट हैव मनी, तो वो अपने बच्चों को जो है स्कूल से उनका नाम कटवा देते हैं। और हम ड्रॉप आउट्स देखते हैं भैया कि बच्चों के जो है नाम कटते जा रहे हैं स्कूल से, और वो बच्चे किसी पान की शॉप पे या किसी चाय की दुकान पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपनी एजुकेशन खराब कर रहे हैं, वो अपनी हेल्थ खराब कर रहे हैं, और एक कंट्री के लिए इतने प्रोडक्टिव हो सकते हैं बल्कि वो हो नहीं पा रहे, सिर्फ एक लायबिलिटी बन के रह जा रहे हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज भी देखने को मिलती है कि छोटे छोटे बच्चे जिनको स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, वो सिर्फ अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से, उनके पेरेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो उनकी फीस भर सके, उसकी वजह से उनको नाम कटवाना पड़ता है और किसी ना किसी छोटे मोटे कामों में लगना पड़ता है। तो ये देखने को मिल रहा है, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट हैज डेट्रीमेंटल इंपैक्ट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, और अनएम्प्लॉयमेंट का जो इफेक्ट है वो पूरी इकोनॉमी पे पड़ता है। हमारी पूरी जो इकोनॉमी है ना, जो कि एक सिस्टम है हमारी पूरी कंट्री का, वो पूरा का पूरा जो है ना तहस नहस होता जा रहा है, उसकी ग्रोथ पे उसका इफेक्ट पड़ रहा है, ठीक है। ठीक है भाई, अब हम देखेंगे सेक्टर्स एंड अनएम्प्लॉयमेंट। तो किस सेक्टर में हम सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट देखने को हमें मिलता है, तो एग्रीकल्चर जो है
वो सबसे ज्यादा मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग सेक्टर है, मतलब एग्रीकल्चर जो सेक्टर है वहां पे सबसे ज्यादा लेबर जाती है काम करने के लिए, सबसे ज्यादा लेबर वहां पे रहती है, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इज द मोस्ट लेबर अब्सॉर्बिंग, ठीक है। सेकेंडरी सेक्टर में भी देखो, सेकेंडरी सेक्टर में भी बहुत सारे एक आते हैं स्मॉल, फिर आते हैं मीडियम, फिर होते हैं लार्ज, है ना। तो उसमें भी जो स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है वो सबसे ज्यादा लेबर एब्जॉर्बिंग है, सबसे ज्यादा लेबर लगती है, ठीक है। टर्शरी सेक्टर में बहुत सारे न्यू सर्विसेज अपीयर हो रही हैं, जैसे बायोटेक्नोलॉजी, आईटी सर्विसेज, कॉल सेंटर्स वगैरह, यहाँ पे जो है काम आपको मिल सकता है। सम ऑफ द सरप्लस लेबर इन एग्रीकल्चर हैज मूव टू ईदर सेकेंडरी और और कुछ, जैसे देखो कुछ लोगों को एग्रीकल्चर में अच्छा काम मिल गया, ठीक है, काम मिल गया उनको, तो फिर वो बचे हुए जो लोग होते हैं ना, वो या तो सेकेंडरी सेक्टर में किसी इंडस्ट्री में काम करने चले जाते हैं, तो टर्शरी सेक्टर में भैया छोटी मोटी जो नौकरियां होती है वो करने लगते हैं, तो ऐसा भी होता है। पर इन सेक्टर्स में भी हम देखते हैं भैया, जैसे टर्शरी सेक्टर में ही है, टर्शरी सेक्टर में आप पढ़े लिखे हो, आप भैया जॉब के लिए जा रहे हो, ठीक है, आप जॉब के लिए जा रहे हो, पर वहां पे आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, सबको नहीं मिल पा रही है, कुछ लोगों को मिल जाती है, कुछ लोगों को नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि वहां पे दे आस्क फॉर एक्सपीरियंस, है ना। लोगों के क्राइटेरिया ही सेट हो गए कि आपको इतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, इतना एक्सपीरियंस होना जरूरी है, तो भाई वो जो फ्रेशर इंसान है उसको जॉब मिल ही नहीं पाती है, ठीक है। तो टर्शरी सेक्टर में बढ़ रही हैं जॉब्स, पर फिर भी कहीं ना उनको चूक जाते हैं, और बिकॉज ऑफ द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, उनका एक्सपीरियंस नहीं होता, तो उसकी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाती है, ठीक है। तो सेक्टर्स में इनमें जॉब तो है, पर कई लोग जो हैं जॉब्स एक्वायर नहीं कर पाते हैं और जो अनएम्प्लॉयड रह जाते हैं, ठीक है। सो दिस वॉज द होल चैप्टर, हमने पढ़ लिया इस चैप्टर को, ठीक है। तो इस लेक्चर के नोट्स आपको हमारे ऐप और टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, है ना। ओके, तो फिर एक नए चैप्टर के साथ, राइट। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय बच्चों।